multiply with something. ठीक है, Yeah. चलो दोनों को थोड़ा थोड़ा याद है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, भाई देखो, अगर मेरे पास, इमेजिन मेरे बिजनेस प्रॉफिट करेगा, मेरे लेट्स सपोज पाकिस्तान में ना सिर्फ दो चांसेस हैं कि इकोनॉमी या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। सही है। अच्छी इकोनॉमी में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा लेट्स सपोज $500 का। सो या तो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी या बुरी होगी। सही है। जस्ट इमेजिन कि अभी सिर्फ ये दो चांसेस हैं, दो सिचुएशंस हैं पॉसिबल। इकोनॉमी अच्छी हुई तो मुझे $500 का प्रॉफिट होगा, या सेल्स कह लेते हैं, चलो सेल्स होगी। और अगर इकोनॉमी बुरी हुई तो मुझे $200 की सेल्स होगी मेरी। ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करूं? परसेंटेजेस से। इकोनॉमी अच्छे होने के 60% चांसेस हैं। 60% चांसेस हैं कि हो सकता है इकोनॉमी अच्छी हो, और 40% चांसेस हैं, रिमेनिंग 40%, कि भाई इकोनॉमी बुरी हो जाए। ठीक है। टोटल हमेशा 100% होगा, जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस होंगी ना, उनका टोटल हमेशा 100 ही होगा। सही है। तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हुई? मैं 500 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो ये हो गया 300। और मैं 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 40% से, तो ये हो गया 80। तो ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेड है कि मैं $380 का रेवेन्यू तो करूं, अब चाहे कुछ भी हो। समझ आ गया? सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी। कुछ कुछ याद आया दोनों को? यस। फातिमा, आपको याद आया? Yeah. सही है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक लिमिटेशन, एक शॉर्ट कमिंग भी है। अभी उसकी भी हम बात करेंगे जब आएगी, वो मैं अभी ही बता देता हूँ कि देखो, इन रियलिटी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर देखो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ ना, एक लॉन्ग टर्म एवरेज की, तो फिर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे हम भरोसा कर सकते हैं। कि लाइक अगर मैं काफी काफी टाइम्स की बात करूं कि भाई मैं अगले एक साल के लिए ना, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। बेसिकली ये मेरा मतलब है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए हम इस पे नहीं कर सकते इसको यूज, शॉर्ट टर्म के लिए या वन वन ऑफ सिचुएशंस के लिए, वन ऑफ डिसीजंस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगले साल की अगर सपोज मैं सिर्फ एक साल की बात करूं, अगला एक साल, तो या तो इकोनॉमी अच्छी होगी या बुरी होगी, है ना? मिक्सचर तो नहीं होगा ना। तो या तो मेरा 500 का रेवेन्यू होगा या 200 का ही रेवेन्यू होगा इन एक्चुअल। बात समझ आई? अगले साल या तो 500 का रेवेन्यू होगा या 200 का ही होगा, क्योंकि ये दो एक्सक्लूसिव सिचुएशंस है ना। तो बिल्कुल अगर मैं अगले ही एक साल की बात करूं, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि या तो इकोनॉमी अच्छी होगी या बुरी होगी। जैसे अगर मैं डाइस उछालूं, जैसे हमारा जो डाइस होता है, कि वो जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं ना, अलग अलग, 1 2 3 4 5 6। तो हर नंबर के आने के चांसेस तकरीबन 17% होते हैं। कि भाई 17% चांसेस हैं कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 कुछ भी आ सकता है। लेकिन इन रियलिटी तो कोई एक ही आता है ना, अगर मैं एक दफा डाइस उछालूंगा, है ना? या तो 3 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 5 6 वट। बात समझ आई? यस। लेकिन अगर मैं 100 दफा डाइस उछाल दूं, उछालता रहूं उछालता रहूं उछालता रहूं, तो फिर ये वाली एवरेज जो है ना, ये वाली परसेंटेज जो है, थोड़ी लॉजिकल लगेगी। क्योंकि फिर वो जो एक मैंने 100 दफा उछाला है ना, तो उस पूरे का मिला के जब आप एक एवरेज निकालोगे, तो वो इसके आसपास हो सकता है हो कि यार मेरा 3 3 3 3 आता रहा, फिर मेरा 6 6 6 6 आता रहा, फिर मेरा 2 4 1 2 5 6 ऐसे आते रहे। ओवरऑल जब मैंने 100 दफा डाइस उछाल के रोक दिया, तो ओवरऑल मेरी एवरेज टोटल फिर इसके आसपास हो सकता है बन जाए। लेकिन सिर्फ एक दफा डाइस उछालने का मतलब था कि कोई एक ही रिजल्ट निकल के आएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बात समझ आई? तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना,
ये लॉन्ग टर्म में काम करती है। जब आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहो कि यार देखो, अगर मैं 10 साल की बात करूँ ना, तो ये मैं 380 पे थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ कि यार 10 सालों में कभी इकोनॉमी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी। हो सकता है 10 में से 60% ऑफ द टाइम्स, मतलब 6 साल इकोनॉमी अच्छी रहे, एंड रिमेनिंग 40% ऑफ द टाइम्स, मतलब 4 साल इकोनॉमी बुरी रहे। तो फिर ये मेरी लॉन्ग टर्म 10 साल में ये एवरेज बन जाएगी, ये 380 विल बी अचीव्ड। लेकिन अगर मैं बिल्कुल अगले 1 साल की बात करूँ कि अगले 1 साल में क्या होगा, तो ये 380 अनअचीवेबल है। क्योंकि अगले 1 साल में या तो 500 होगा या 200 होगा, या तो इकोनॉमी अच्छी होगी या बुरी होगी। ऑब्वियस है। बात समझ आई? Yes. फातिमा, आपको समझ Yes. आई? Yeah. तो इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक डीमेरिट है, ये एक लिमिटेशन है कि ये ज्यादा बेहतर डिसीजन तब आप ले सकते हो इसकी बेस पे जब आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, रिकरिंग डिसीजन हो, वन ऑफ डिसीजन ना हो। सही है? कोई ऐसा डिसीजन हो जो बार बार होती रहेगी चीज, और देन यू कैन टेक एन एवरेज आउट ऑफ इट, तो एवरेज वो वाली इससे मैच कर जाती है। बट वन टाइम डिसीजन यू कैन नॉट टेक ऑन दिस बेसिस, क्योंकि वन टाइम डिसीजन में या तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा। इमेजिन, राइट? अच्छा जी, तो ये कुछ मेथड्स हैं अनसर्टेनिटी से डील करने के। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, हमने इस पे बात कर ली। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, जिस पे मैं आऊँगा तो बता दूंगा। ये मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, ये आप लोगों के लिए नए हैं और ये बड़े मजे के हैं, बहुत मजे की चीज़ है। और फिर ये डिसीजन ट्रीज, ये भी आप लोग पहले देख चुके हो, तो इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोग देख चुके हो, पहले से भी पढ़ी हुई है। डिसीजन ट्रीज भी पहले का पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट सेंसिटिविटी भी पहले की पढ़ी हुई है। अभी आप लोग देखो तो ये तो याद आ जाएगा। सिर्फ मैक्सिमैक और मैक्सिमिन और मिनीमैक्स नया है। सबसे पहले रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों में डिफरेंस है। रिस्क मतलब कि आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, लेकिन देयर इज अ रिस्क कि हो सकता है यार ये इतना परसेंट चांस है कि ये हो जाए, इतना परसेंट चांस है कि ये हो जाए। सही है? दिस इज रिस्क। और इसीलिए आप रिस्क को कैलकुलेट भी कर सकते हो, लाइक यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है? अनसर्टेनिटी अलग चीज है। अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता ही नहीं है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, those are uncertain, those are not risks, those are uncertain situations. You never know कि कब जलजला आ जाए, अल्लाह ना करे, कब सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, राइट? लेकिन रिस्क में देयर इज यू नो एन एस्टिमेट पॉसिबल, यू कैन एस्टिमेट इट। डिफरेंस समझ आ गया? Yes. तो जैसे देखो, रिस्क में यू नो कि 60% चांस है फाइंडिंग द ऑयल, अगर आप लेट्स सपोज समंदर में जाकर डिगिंग कर रहे हो, और 40% चांसेस ऑफ नॉट फाइंडिंग द ऑयल, नॉट फाइंडिंग द ऑयल। तो ये रिस्क है। आप कंपनी को पता होगा कि यार 40% रिस्क है, यार हो सकता है देयर आर 40% चांसेस कि वी डू नॉट सक्सीड। अनसर्टेनिटी क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आर अननोन। आपको हो तो बहुत कुछ सकता है, आपको पता है बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी अभी बोल रहा हूँ ना कि भाई अल्लाह ना करे ज़लज़ला आ सकता है, इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, बुरे से बुरा क्या नहीं हो सकता, राइट? एलियंस आ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं पता, कोई कोई एस्टिमेट नहीं पता कि कितने चांसेस हैं ये होने के। दैट इज अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब द रोल ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, बेसिक थ्योरी थ्योरी है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बस वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। A number of research techniques are available. Market research is very important in order to assess and reduce uncertainty. For example, about the likely response. देखो, जब भी कोई बिजनेस को कोई स्टेप लेना होता है ना, यूजुअली तो वो कस्टमर सर्वेज वगैरह करते हैं। तो वो कस्टमर सर्वेज, देयर आर अ नंबर ऑफ रिसर्च अवेलेबल, जिस टाइप के वो सर्वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोकस ग्रुप, डेस्क रिसर्च, फील्ड रिसर्च। क्या क्या होता है फोकस ग्रुप? क्या है focus group? Are a common market research tool involving small groups, typically 8 to 10 people, selected from broader population. The group is interviewed through a facilitator led discussions in an informal, और उनके ओपिनियंस बेसिकली आप लेते हो। मतलब आप एक बड़ी कंट्री में से लेट्स सपोज आपने 8-10 लोग पिक कर लिए, अलग अलग काइंड ऑफ ग्रुप्स, और उनसे आपने उनका ओपिनियन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अ सुपरमार्केट में यूज अ फोकस ग्रुप
before a product launch decision is made in order to gather opinions on a new range of pizzas, let's suppose. ठीक है, इसकी ज़्यादा अगेन डेप्थ में इतना ज़्यादा नहीं जाना, मसला नहीं है, बट अगर आप लोग चाहो तो आप लोग गूगल करके चैट जीपीटी करके इसके बारे में फर्दर आप लोग चेक कर सकते हो। प्रॉब्लम विद फोकस ग्रुप क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? रिजल्ट्स और क्वालिटेटिव कि भाई 10 में से 6 लोग बोलेंगे चाहिए, 4 लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, राइट? लाइक इसको आप क्वांटिटेटिव क्या कहते हैं, लाइक 6 लोग बोलेंगे चाहिए, 4 लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, तो 6 लोगों की पसंद कुछ और होगी, 4 लोगों के टेस्ट बड्स कुछ और होंगे। दिस इज काइंड ऑफ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स में मतलब क्वांटिटेटिव बेसिकली मींस कि आपका आंसर जो है ना नंबर्स में आ जाए। आप ये नहीं बस कह सकते कि यार पूरी पॉपुलेशन की 60% रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें चाहिए, बट यू नो इट विल बी मोर बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल ओपिनियंस। ग्रुप भी छोटा सा है, ये यही वाला मसला आ गया। स्मॉल सैंपल साइज मींस दैट रिजल्ट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोग कम है तो आप 8-10 लोगों की बेसिस पे पूरी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन नहीं उसको समझ सकते। Individuals may feel under pressure to agree with other members to give the right answer. Their cost and logical complexity is frequently cited as a barrier, especially for smaller companies. छोड़ दो जी, पता नहीं क्या है टेक्निकल, लीव इट, इतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है टॉपिक्स के। ओके, डेस्क रिसर्च क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोई स्टडीज हुई भी हो, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये वो न्यूज़ रिसर्चेस वगैरह वगैरह। इट कैन एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। आपको खुद नहीं फिर करने की जरूरत, आप ऑलरेडी ब्लॉग्स रिसर्चेस हुई हुई हैं, उठाओ देख लो, ये छोड़ दो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फील्ड रिसर्च, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टारगेटेड ग्रुप। मतलब आप खुद जैसे उस घर जा जाके पूछ रहे हो, सही है, बस इसकी जरूरत नहीं है मोटिवेशनल मेजरमेंट वगैरह वगैरह। सैम्पलिंग देखनी चाहिए बिल्कुल। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? where each person in a target population has an equal chance of being selected. Random sampling basically means के देखो सैम्पलिंग के ना कुछ तरीके होते हैं, ये आप लोग पढ़ोगे ऑडिट के अंदर। एक सैम्पलिंग होती है कि आपने ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग, अब आप किसी भी एक ब्लॉक को उठाओगे उसके पूरा पूरा चेक कर लोगे। या लेट्स सपोज आप हर लेट्स सपोज आपके पास 100 लाइन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 और आके 100 तक। लेट्स सपोज आप हर थर्ड लाइन आइटम को चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? थर्ड चेक हो रहा होगा, सिक्स चेक हो रहा होगा, नाइन्थ चेक हो रहा होगा, 12th चेक हो रहा होगा, बीच वाले चेक नहीं हो रहे होंगे। तो इसमें इन बीच वालों का चांस है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ हर थर्ड को ही चेक कर रहे हो, सही है। तो सैम्पलिंग के ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से रैंडम सैम्पलिंग भी एक तरीका है। रैंडम सैम्पलिंग ऐसी नहीं है जैसे मैंने ये 1 2 3 4 वाली बताई। रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली मीन्स कि कुछ भी आप किसी भी चीज को उठा सकते हो, तो इसका मतलब हर चीज के सर पे तलवार लटक सकती है, हर हर किसी के सर पे तलवार लटक रही है, एनी वन ऑफ देम कुड बी पिक्ड अप, ठीक है। इसके बाद कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ द टारगेट पॉपुलेशन इज 55% women and 45% men, then a sample of 200 people could be structured so 110 women and 90 men are asked, rather than simply asking 200 people and leaving it up to the chance whether or not the gender mix is typical. Basically अगर आपको कोई सैम्पलिंग करनी है तो आप पहले उस जिस डेटा पे आप सैम्पलिंग कर रहे हो उसकी आप डेमोग्राफिक समझ लो, और फिर उस डेमोग्राफिक को अपने सैंपल में अप्लाई करो कि भाई अगर हम पूरे कंट्री में से 200 लोगों का सैंपल निकालना चाह रहे हैं, हमें पता है इस कंट्री में 55% विमेन है और 45% मेन है, तो हम अगर पूरी कंट्री में से सिर्फ 200 लोगों को उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं या उनसे सर्वे करना चाह रहे हैं, तो वी विल मेक श्योर कि 200 का 55% विमेन हो, मतलब 110 उसमें फीमेल्स हो, और 200 का 45% विच मीन्स 90 उसमें मेल्स हो,
ताकि एक एक काइंड ऑफ कंट्री की जो डेमोग्राफिक्स है वो उसमें रिप्रेजेंट हो जाए। दिस इज कोटा सैम्पलिंग। समझ आ गया? Yes. फातिमा आपको? Yes. नेक्स्ट, पैनलिंग where the sample is kept for subsequent investigations so trends are easier to spot। मतलब जिस पे आपने जिस भी डेटा से सर्वे किया है, सैम्पलिंग की है, उसी को आप फिर फर्दर भी उसको नज़र में रखो ताकि आप उसमें ट्रेंड्स नोटिस कर सको। लेकिन ये वाले 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी 2 को छोड़ ही देते हैं, लीव इट। असल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। दीज आर द मेन मेथड्स टू डील विद अनसर्टेनिटी। ऊपर का मैंने कराने का मकसद इसलिए था कि थियोरेटिकल एमसीक्यूज आ सकते थे उसमें से, सैम्पलिंग और इन चीज़ों की बेस पे। सही है। नाउ अब ये हमारे कुछ वो हैं जो हमने ऊपर भी देखे थे, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेंसिटिविटी एनालिसिस। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास पूरा डेटा बना हुआ होता है, सही है, और उसमें आप हर वैल्यू को चेंज कर करके देखते हो, वन वैल्यू एट अ टाइम। कि यार अगर मेरी सेलिंग प्राइस को मैं 10% बढ़ा दूं तो ओवरऑल मेरी, लेट्स सपोज आपके पास पूरी पीएनएल बनी हुई है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सेल में बनी हुई है, लेट्स सपोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड में नेट प्रॉफिट आ गया। तो अगर आपने कहना है कि यार अगर मैं सेलिंग प्राइस 10% बढ़ाऊं तो क्या फर्क होगा, तो आपने 10% सेलिंग प्राइस बढ़ाई, एक्सेल में तो फॉर्मूलाज लगे हुए होते हैं। जस्ट इमेजिन ये सारी चीजें खुद ब खुद अपडेट हो गई उससे। क्या सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, डिमांड इतनी गिर जाएगी, इन्वेंट्री फिर इतनी होगी, प्रोडक्शन इतना होगा, वो हर चीज खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी और आपको आपका अपडेटेड नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है। आप वन थिंग एट अ टाइम को चेंज करके उसका इफेक्ट नोट करते हो। वन थिंग एट अ टाइम, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम। या तो आपने सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज करके उसका फर्क देख लिया ओवरऑल। अब इमेजिन मुझे चाहिए फर्क कॉस्ट का, कि भाई अगर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो क्या फर्क होगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को वापस बैक टू ओल्ड ओल्ड फिगर उसको लेके आऊंगा, एंड देन आई विल जस्ट चेंज कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली फिगर। कि यार कॉस्ट अगर बढ़ गई तो ओवरऑल सारी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मैं इस डेट सेंसिटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करके देख सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हम एक टाइम में चेंज करके नहीं देख सकते। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। समझ आ गई बात? क्लियर? Yes. Fatma, why do I have to ask every time? Yes, clear. Sorry. सही है। सो अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली व्हाट इफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना। ये रहा, what if our selling price gets reduced by 10%, what if our cost gets increased by this percent, what if taxes get increased by this percent, etc, etc. The process is as follows. Best estimates for variable are made and decision arrived at. Each of the variable is analyzed in turn. In turn means one by one, to see how much the original estimate can change before the original decision is reversed. For example, it may be estimated that selling price can fall by 5%. ये तो इसका क्या हो गया, व्हाट इज द चांस ऑफ सेलिंग प्राइस फॉलिंग बाय 5%। फिर उसमें फिर फर्दर और चीज़ें आ जाती हैं कि भाई सेलिंग प्राइस अगर 5% गिरेगी तो उससे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको पता चल गया। फिर आप ये भी चेक करोगे पीछे जाके, उसकी बैक वर्किंग ये भी होती है कि भाई 5% से गिरने के चांसेस क्या हैं सेलिंग प्राइस के, उसका कितना परसेंट चांस है। सही है। इतना डेप्थ में बट हमें नहीं जाना, हमें इसका बेसिक सा बस पता करना था। हम एक वर्किंग देख लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा। तो हम मेक वर्सेस बाय डिसीजन की बात कर रहे हैं। एक मैनेजर, लेट्स सपोज वी आर अ मैनेजर, सही है, हम मेक वर्सेस बाय डिसीजन को देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इन हाउस बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी $10 वेरिएबल कॉस्ट, सही है, और सेलिंग प्राइस होगी 15। और अगर हम बाहर से खरीदें और अपनी ब्रांडिंग करके उसको सेल करें तो हम बाहर से एक चीज़ मिलेगी $6 की, और स्टिल उस पर $2 और एक्सपेंस करना पड़ेगा, सही है, पर यूनिट। और टोटल इसका मतलब खर्चा हो गया $8, सही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर हमारा बिल्कुल ही कोई खर्चा नहीं होता। हो सकता है हम बाहर से खरीद रहे हैं, फिर हम ब्रांडिंग खुद कर रहे हैं उस पर, लाइक अपना स्टिकर खुद से
पेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज, है ना, अपना स्टैम्प खुद लगा रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम खुद भी कोई खर्चा उस पर कर रहे हो। तो टोटल कॉस्ट ऐसे 8 हो गई, और उसको फिर हम सेल कर पाएंगे कितने का, 14। You are required to assess the sensitivity of the decision to the external purchase price. वो कह रहे हैं कि अगर अगर एक्सटर्नल परचेज प्राइस विच इज दिस, ये अगर चेंज हुई तो आपका डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए, इन हाउस बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। आपके सामने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट्स लिखी हुई हैं, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। बाहर से खरीदना चाहिए। कितना प्रॉफिट है बाहर से खरीदने में। 6 $6। 14 सेलिंग प्राइस -8, तो 6 इज द प्रॉफिट, 8 वाज द कॉस्ट, और इन हाउस बनाने में $5 का प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली हम बाहर से खरीदेंगे। अब वो कह रहे हैं कि यार अगर बाहर से खरीदने वाली कॉस्ट में कुछ चेंजिंग आ जाए तो आप आपका ओवरऑल डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा। वो ये हो रही है वर्किंग नीचे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, सही है। अब ये हमारा नया काम है, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि यार हमारा ये जो प्रॉफिट था $5, $6, मैं यहाँ पे 1 सेकंड में लिख देता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ प्रॉफिट ही लिखता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे हमारा $5 का प्रॉफिट था, और यहाँ पे हमारा $6 का प्रॉफिट था। तो हम चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 1 सेकंड। सही है, देखो इन हाउस बनाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर से खरीदने की कॉस्ट कम हो जाए ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल परचेज प्राइस है ही नहीं। तो अगर तो हम इन हाउस बनाते हैं तो वी आर हैविंग नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल परचेज प्राइस। एग्रीड। Yes. बाद में। Yes, agreed. गुड। लेकिन अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो हमें फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसमें हमारे प्रोडक्शन में फैक्टर इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 सेकंड, हाँ सही है, वेट, सही है। तो अभी हमारा डिसीजन क्या था, हम बाहर से खरीदना प्रेफर कर रहे थे। लेकिन इमेजिन अगर हमारी एक्सटर्नल परचेज प्राइस 6 के बजाय 7 हो जाए, $1 से इंक्रीज हो जाए, तो ये कितना परसेंट, तो क्या हम अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मेरी परचेज प्राइस 6 से 7 हो जाए तो ये जो मेरा प्रॉफिट था ये 6 से 5 नहीं हो जाएगा। पहले मेरी कॉस्ट Yes. 8 थी, अब मैंने कॉस्ट को 9 कर दिया बेसिकली, वो 6 को 7 करके, तो 14 माइनस 9 5, तो अब मेरा प्रॉफिट $1 कम हो गया क्योंकि कॉस्ट $1 बढ़ गई। जब मेरे दोनों सिनेरियोज में मेरे पास सेम कॉस्ट सेम प्रॉफिट आ रहा है, फिर तो मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है ना, कि या तो मैं इन हाउस भी बनाऊं या तो मैं बाहर से खरीदूं। और इनफैक्ट अगर मेरा कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, मुझे सेम प्रॉफिट ही मिल रहा है, तो फिर तो आई वुड इनफैक्ट प्रेफर टू मेक इट इन हाउस, ताकि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। जब बाहर बनाओ या खुद बाहर से खरीदो या खुद बनाओ, दोनों में सेम प्रॉफिट ही होना है, तो वी शुड प्रेफर कि हम खुद बनाएं, ताकि एटलीस्ट कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, सप्लाई हमारे हाथ में हो। क्योंकि अगर हम बाहर से खरीदने लग गए तो कल को सप्लायर की फैक्ट्री में आग लग गई, या सप्लायर ने लेट डिलीवरीज करनी शुरू कर दी, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट। तो जब हमें पता है अगर प्रॉफिट सेम ही होना है, तो फिर तो हम खुद ही बनाना प्रेफर करना चाहिए हमें, सही है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि अगर सिर्फ $1 से भी हमारी एक्सटर्नल परचेज प्राइस बढ़ी ना, तो हमारा डिसीजन शिफ्ट हो सकता है बाहर से खरीदने के बजाय इंटरनली बनाने के अंदर। बात समझ आई।
Yes. Yes. गुड। तो हमें ये देखना है कि यार $1 की परचेज प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है। तो परसेंटेज टर्म इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई है? $1 इंक्रीज हुई है ना, और ओल्ड प्राइस क्या थी? $6। तो कितना इंक्रीज हुआ? ये 17% इंक्रीज हो गया आसपास। तो बेसिकली अगर हमारी एक्सटर्नल परचेज प्राइस 17% इंक्रीज हुई तो हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। समझ आ गया? Yes. Understood. उमर? जी याद। गुड। अब यहाँ इसको आप लोग जल्दी से पढ़ लो, यही बात लिखी हुई है। पढ़ लिया। ठीक है, चलो। स्ट्रेंथ्स ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली उसके एडवांटेजेस या फायदे, अच्छी चीजें बता रहे हैं। Information will be presented to management form which facilitates subjective decision to decide the likelihood of the various possible outcomes considered. छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। वीकनेसेस इंपॉर्टेंट है। वीकनेसेस क्या है? मैंने बताए थे। सबसे बड़ा वीकनेस तो ये कि एक टाइम पे एक वेरिएबल चेंज करके देख सकते हो आप। सिर्फ एक वेरिएबल के फर्क पड़ने की, एक वेरिएबल का कितना परसेंट चेंज हो जाने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं देख सकते। बेसिकली जैसे ये जो सेलिंग प्राइस, एक्सटर्नल परचेज प्राइस में 17% फर्क आने की वजह से हमारा डिसीजन चेंज हो सकता था, लेकिन हो सकता है एक्सटर्नल परचेज प्राइस भी बढ़े और हमारी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी चेंज हो जाए, वेरिएबल जो हमारी इंटरनल है ना। तो ये एक से ज्यादा फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करता एक टाइम में। ये जो 17% है ये सोली एक्सटर्नल परचेज प्राइस की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें अगर हमें अपनी खुद की प्रोडक्शन के बारे में देखना है कि उसमें क्या फर्क आ सकता है, तो वो एक टाइम पे दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट करके एक साथ नहीं बताता, ये अलग अलग बताता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट में इतना चेंज आ जाए तो ये हो जाएगा, एक्सटर्नल परचेज प्राइस में इतना चेंज आ जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन हो तो ये सकता है ना कि दोनों में साथ ही चेंज आ जाए, दोनों चेंज हो जाए। जरूरी थोड़ी है कि एक चीज चेंज हो सिर्फ। वो इसमें मसला है। यू कैन ऑलवेज चेक द सेंसिटिविटी ऑफ वन वेरिएबल एट अ टाइम। ठीक है। देखो, वो बात यहाँ पे वैसे लिखी हुई, हाँ यही रही, पहला पॉइंट ये है। It assumes that changes to variable can be made independently. Example, material price will change independently of other variables. At a time ये सिर्फ एक चीज को करता है। लेकिन ये जो एक ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक टाइम पे कंसीडर नहीं कर पाता, हमारे पास एक और मेथड है जो कर सकता है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड सिमुलेशन। अगेन, अब सिमुलेशन मैंने भी कभी करके नहीं देखा, एसीसी में कराते नहीं है, बस हमें इतना ही बताते हैं, मुझे भी इतना ही पता है कि सिमुलेशन इज अ मेथड जिसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को चेंज करके चेक कर सकते हो कि अगर सपोज इस चीज में इतना चेंज आ जाए, इस चीज में इतना चेंज आ जाए, और तीसरी चीज में भी इतना चेंज आ जाए, तो ओवरऑल सबका मिला जुला के क्या हमारे आउटकम पे फर्क पड़ेगा। तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो है ना वो हम सिमुलेशन के अंदर चेक कर सकते हैं, उनके चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है। बट सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक टाइम पे एक। बात समझ गए दोनों? यस। सिमुलेशन के बारे में Yes. लिखा हुआ है, इट अलाउज अस टू चेंज मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम, बट सेंसिटिविटी डज नॉट। दिस वन डज नॉट। नेक्स्ट, it only identifies how far a variable needs to change. It does not look at the probability of such change. इसने हमें सिर्फ ये बताया कि 17% तक अगर परचेज प्राइस बढ़ जाए तो फिर आपका डिसीजन बदल जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि 17% प्राइस बढ़ने के कितने चांसेस हैं। मतलब प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उसका भी तो कोई होगा ना, कि भाई चांसेस हैं कि प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े।
यू नो उसमें भी तो कोई परसेंटेज होगी कि भाई 80% चांसेस है कि बढ़ जाए प्राइस, या 20% चांसेस है नहीं बढ़े। तो उस डेप्थ में नहीं जाता ये सिर्फ ये बताता है इतना परसेंट प्राइस बढ़ गई तो ये हो जाएगा, उतना परसेंट प्राइस बढ़ गई वो हो जाएगा। सही है। And the last but not the least, it provides information on the basis of which decision can be made, but it does not point to the correct decision directly. ये आपको बस कह लो आउटकम में चेंज बता देता है, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ डीमेरिट। आपको चेंज करके बस बता देता है अपडेटेड फिगर एंड यू कैन देन मेक योर ओन डिसीजन। वो बेसिकली इसका डीमेरिट में ये डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ये खुद से नहीं बताता कि आपको अब क्या करना चाहिए, विच डिसीजन यू शुड मेक। सही है। Yes. अब सिमुलेशन की देखो, इसमें थ्योरी ही होगी। हाँ, सिमुलेशन की एज सच जैसे हमने सेंसिटिविटी की कैलकुलेशन की है ना, अभी सिमुलेशन की ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी है। इसको देखते हैं। सिमुलेशन इज अ मॉडलिंग टेक्निक that shows the effect of more than one variable changing at the same time. इतनी बात हमारी समझ आ गई। इट इज ऑफन यूज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने पढ़ना है F9 के अंदर। F9 आप लोगों ने पढ़ा है? किसी ने? फातिमा आपने तो नहीं पढ़ा, उमर आपने पढ़ा है? नहीं। ठीक है, ये आप लोग तब पढ़ोगे, तो अभी इस पॉइंट को छोड़ दो। मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड छोड़ दो, ये भी जरूरी नहीं है। एक सेकंड रुको। इसके बाद देखो वही, a powerful computer is then used to repeat the decision many times, giving management or फजूल theory. This helps to model what is essentially a one-off decision using many possible repetitions, etc. etc. ये भी छोड़ दो, बेकार है, कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम समझ लो, बेसिक सी चीज है। देखो फातिमा, यू देयर? Yes, I'm here. ओके, ये डायग्राम आप लोग बस समझ लो, लाइक आना चाहिए। आई थिंक लाइक हो सकता है एमसीक्यूज में, यू नेवर नो, ऐसे की पिक्चर दे दें और उसके बारे में कुछ भी पूछ लें। और वो जो सीवीपी वाला हमने देखा था, सीवीपी वाले ग्राफ्स और लिमिटिंग फैक्टर वाले ग्राफ्स, वो तो मैंने आप लोगों को दोनों को बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते भी हैं और वो बना के पूछ लेता है। तो उन दोनों को तो आप लोग बहुत पक्का रखना, याद है? सीवीपी वाले Yeah. ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो वाले ग्राफ्स, और लिमिटिंग फैक्टर में वो जो हमने सीखा था बनाना खुद से। Mm-hmm. अच्छा, इस ग्राफ में क्या है, दो प्रोजेक्ट्स की इसने पिक्चर बना के दी हुई है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। वाई एक्सिस क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉफिट अकर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आपको कितना टाइम्स प्रॉफिट होगा। मतलब जितना ऊपर ही लाइन जा रही है, इसका मतलब आप उतना ज्यादा देखा। अगर 100 दफा बिजनेस कर रहे हो, तो लेट्स सपोज 90 टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक अ लाइक प्रॉफिट मेकिंग परसेंटेज बता रही है कि आप जितनी दफा भी वो जितने सालों तक लेट्स सपोज बिजनेस करोगे, तो कितने सालों तक आप प्रॉफिट करते रहोगे। सही है। और एक्स एक्सेस आपको क्या बता रही है? प्रॉफिट की वैल्यू, कि कितने डॉलर का प्रॉफिट करोगे आप। ठीक है। वाई एक्सेस ने आपको ये बताया कि जितने भी टाइम्स आप बिजनेस करते हो, उसमें कितना टाइम्स आप प्रॉफिट बना पाओगे। लाइक 10 में से 9 दफा आपके प्रॉफिटेबल ईयर्स गुजरेंगे, एक साल हो सकता है आपको लॉस हो जाए। और ऐसे ही एक्स एक्सेस जो है वो आपको प्रॉफिट की वैल्यू बता रही है कि जितना आप आगे जाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जितना आप कम पे रुक रहे हो उतना कम प्रॉफिट है। तो प्रोजेक्ट ए का मुझे फातिमा आप समझाओ, एंड देन प्रोजेक्ट बी का उमर आप समझाओगे क्या सिचुएशन बन रही है। Okay. फातिमा स्टार्ट। प्रोजेक्ट ए, पिक्चर को देख के क्या समझ आ रहा है? ट्राई। That the project A has a number of profit occurs. Project A has a higher number of times profit occurs. The frequency is really high in comparison with project B. हम्म, Okay, and it also has like a mean which is smaller than project B. तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब less profit है हम्म, but है बहुत.
वेरी गुड। मतलब आप ऑलमोस्ट हर साल प्रॉफिट करोगे, जी लेकिन अमाउंट कम होगा प्रॉफिट का। सही है। ओके उमर, आपको समझ आ अंडरस्टूड। गई? जी। अब बी का बताओ। प्रॉफिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, हम्म। लेकिन प्रॉफिट होगा कम बार एज कम्पेयर टू प्रॉफिट हाँ, मतलब कोई नंबर आसरा ऑफ नहीं टाइम्स है। यू होगा। नेवर नो कि यू नो 10 में से 4 साल तक सिर्फ प्रॉफिट हो, बाकी 6 साल लॉस होता रहे। राइट? तो नंबर ऑफ टाइम्स यू मेक अ प्रॉफिट इज लेस, लेकिन जब भी आप प्रॉफिट करोगे तो वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। समझ गए? यस। बिल्कुल परफेक्ट, सही बताया। अब विच प्रोजेक्ट शुड द बिजनेस इन्वेस्ट इन? अब इसका मुझे आंसर चाहिए, शाबाश। कि ए में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें या बी में? ये आप लोगों की इस एग्जाम की माइंडसेट डेवलप हो रहा है या नहीं, इस चीज का जवाब देगा मुझे, यस, इस सवाल का जवाब। और आंसर पहले करेंगी फातिमा। फातिमा, आप बताओ, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या बी में? Okay, just 1 second. हम्म। Should it be based on the number of times will we get the profit या फिर higher profit? आई डोंट नो, What should be the आई डोंट नो, basis of decision? आई जस्ट वांट एन आंसर फ्रॉम योर साइड। ठीक है। व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, लाइक अगर आप कहते हो कि भाई मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, या इफ यू थिंक इट शुड बी ए, इट शुड बी बी, जस्ट आंसर। Sure. Project A seems to be more risky for me. Because like सो यू गोना, the no, project A is less risky because the number of times the यस, profit comes in is a lot. But यस, then profit फिर भी कम है, हाँ, मगर फिर भी कम रिस्क है इसमें। हाँ, और B में ज्यादा रिस्क है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट अच्छा होगा जब भी होगा। जी, जब भी होगा अच्छा होगा। हाँ, तो ए या बी? तो फिर तो A ही होगा, क्योंकि एटलीस्ट प्रॉफिट तो मिले बहुत ज्यादा, बहुत बार। सही है। और उमर, आप क्या कहते हो? सेम आंसर। ए। प्रोजेक्ट अच्छा देखो फातिमा, आपने शुरू में एक बात की थी कि हाउ डू आई नो, हाउ डू आई डिसाइड। या असल इस एग्जाम में जो माइंडसेट यूज करना, वो वाला है। यू नेवर नो, बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटली फाइन, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। प्रोजेक्ट ए भी अच्छा ओके। है, बी भी अच्छा है। हम्म। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोजेक्ट बी अच्छा है, फिर आप बी में इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप रिस्क अवर्स हो, रिस्क से डर लगता है, दूर रहते हो, तो फिर आप प्रोजेक्ट ए के पास जाओगे, फिर प्ले सेफ। तो ये इसका जवाब ये था। ओके, ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर। उमर, डन, गुड। जी। ठीक है। मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे ऑब्वियसली, हर चीज के होते हैं। क्या हैं इसके ड्रॉबैक्स? इट इज नॉट अ टेक्निक फॉर मेकिंग अ डिसीजन, ओनली फॉर obtaining मोर information अबाउट पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अगेन ये भी आपको कोई डिसीजन नहीं बता रहा कि ये कर लो, बस आपको ये अलग अलग आउटकम्स का इनकॉर्पोरेट करके दे देगा कि यू कैन डू दिस। इसके अलावा मॉडल्स कैन बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना, वो सुपर कंप्यूटर्स के भी ऊपर हमने बात देखी थी। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन कैन बी मोर देन इज गेन्ड फ्रॉम इम्प्रूव डिसीजंस। के आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सकता है एडवर्स हो जाए। इतनी आपने दिमाग लगा के आपने डिसीजन लिया, हो सकता है उससे उतना बेनिफिट ही ना हो। इवन आप गलत फैसला भी लेते हैं तो आप फायदे में रहते हैं, क्योंकि आपको कॉस्ट इतनी ना लगानी पड़ती जितना आपने एनालिसिस में कॉस्ट लगा ली। बात समझ आई? गलत फैसला लेने में कम लॉस होता है, बजाय कि इतनी सारी कॉस्ट इनकर करने में थोड़ा सा फायदा कर लिया। ठीक है। एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। ये प्रोबेबिलिटी वगैरह की परसेंटेज और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, इट कुड बी डिफिकल्ट। इसके अलावा सिमुलेशन के लिए हमारा कोई काम की चीज़ नहीं है। हेलो, कोई आया, कोई गया? Yes, I can. सॉरी। I joined from the other device. अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम कर चुके हैं।
एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसकी कोई सिंपल सी वर्किंग है। देखो 80 यूनिट्स अगर हम सेल करें, $800 का हमारा रेवेन्यू होगा, $10 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। ऐसी 100 पे इतना, 120 पे इतना। अब प्रोबेबिलिटी है ना कि 80 यूनिट्स हम सेल करेंगे, कितने परसेंट चांसेस हैं? 15%। 100 यूनिट सेल करेंगे, इसका कितना परसेंट चांस है? 50%। और 120 यूनिट्स हम सेल करेंगे, इसका कितना परसेंट चांस है? 35%। हमेशा परसेंटेजेस का टोटल 1 होगा, मतलब 100, क्योंकि 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना चांसेस। आप मैक्सिमम 100% में से डिवीजन कर सकते हो ना। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं, टोटल रेवेन्यू को उठा उठा के परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिल गया। सही है। और अगेन इस पे हम बात कर चुके थे कि ये लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में या तो आप 80 सेल करोगे, या आप 100 सेल करोगे, या आप 120 सेल करोगे, तो या आपका रेवेन्यू 800 होगा, या 1000 होगा, या 1200 होगा। अगर मैं सिर्फ 1 साल की बात करूं, लॉन्ग टर्म में हाँ 10 साल पे, 15-20 साल पे बात करूं, तो ये जाके एवरेज बन सकती है। ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं जल्दी से। It takes uncertainty into account by considering the probability of each possible outcome and using the information to calculate an expected value. Again, ये हर चीज का एक निकाल के आपको एक मिक्स दे देता है काइंड ऑफ। Information is reduced to a single number resulting in easier decisions. आपकी हर चीज घूम फिर के एक आपको एंड में मिल गया कि भाई दिस इज एक्सपेक्टेड आउटकम, ऑल्दो it only works when it's a long term decision or a recurring decision, कोई ऐसी चीज जो बार बार हो रही हो, so that you can calculate an average. One time decisions के लिए it is not good. Calculations are relatively simple. Disadvantages क्या है? The probabilities used are subjective. आप they can be biased, या गलत भी हो सकती हैं। सही है। क्योंकि एक में अगर कोई परसेंटेज चेंज कर दूं तो उसकी वजह से पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सही है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हो, मैं बस जल्दी जल्दी बोल ना रहा हूँ। जी जी आ रही है। ठीक है फातिमा, आपको Yeah, yeah. सही है। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मेयरली अ वेटेड एवरेज, देयरफॉर इट हैज लिटिल मीनिंग फॉर वन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ कि वन ऑफ चीजों के लिए, डिसीजंस के लिए इट्स नॉट गुड। It gives no indication of the dispersion of possible outcomes about the expected value, that is the risk. So it gives risk neutral decision. ये मुझे समझ नहीं आया, एक सेकंड। ऊपर पैराग्राफ में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पैराग्राफ में? Show long again this is usual decision rule for risk neutral decision maker. ओके सही है। देखो अभी मैंने बात की ना कि देखो 10 साल तक की आप लॉन्ग टर्म में बात करो, रिकरिंग डिसीजन की बात करो, तो इट वर्क्स। वही कह रहे हैं, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू शोज अ लॉन्ग रन एवरेज आउटकम ऑफ अ डिसीजन which is repeated time and time again। सही है। तो वो कह रहे हैं कि इस टाइप की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो चीज है ना, वो रिस्क न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है। इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि अगले साल किस चीज के होने के चांसेस हैं। तो आप रिस्क अवर्स हो गए या रिस्क टेकर हो गए, तो आप उस इस कह लो कैलकुलेशन की बेस पे, इस मॉडल की बेस पे आप डिसीजन नहीं बना सकते अपना, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म एवरेज दे रहा है। अब लेट्स सपोज मैं रिस्क लेने का शौक है मुझे, मैं चाह रहा हूँ मैं अगले ही साल बस बिजनेस करूँ, छक्का मारूं और जिंदगी भर सुकून से बैठूं, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या होने वाला है। ये तो मुझे 10 साल की कहानी है तो बता रहा है, ये तो मुझे एवरेज बता रहा है। मुझे थोड़ी करना 10 साल तक बिजनेस, मैं थोड़ी रिस्क न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं तो रिस्क टेकर आदमी हूँ। मुझे तो 1 साल में छक्का मार के घर बैठना है रिटायर होके। बात समझ आई? यस तो वो ये कह रहे हैं, सिंस अ रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर नाइदर सीक्स रिस्क और नाइदर ही नॉर ही अवॉइड्स रिस्क, he is happy to accept an average outcome in the साल, right? And then finally the expected value may not correspond to any of the actual possible outcome। वही वाली बात के या तो 80 यूनिट सेल करोगे, या 100 या 120, तो वो जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई वो दैट इज जस्ट एन एवरेज। तो अगेन वन ऑफ में
वो हमें एक्चुअल पॉसिबल आउटकम की तरफ किसी की भी तरफ इशारा नहीं कर रहा। अब मैक्सिमम मैक्सिमैक्स ये वगैरह सब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब जो है ना नई चीज़ें हैं। इसके लिए आप ऑब्वियसली आप लोग फ्रेश होने चाहिए। अभी आप लोग ऑब्वियसली इतना सब पढ़ चुके हो, दिमाग पक गया होगा। अंडरस्टैंड। डिसीजन ट्री भी फिर उसके साथ ही कर लेंगे। इतना ज़्यादा डिसीजन ट्री कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, बट इम्परफेक्ट और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बस थोड़ा सा, बस 15 मिनट और, बस फिर क्लास खत्म है। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। चलो टाइमर ही आ गया, 15 मिनट में क्लास खुद खत्म हो जाएगी। बस 15 मिनट में करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है पे ऑफ टेबल? एक सेकंड, लेट मी सी। हाँ, ये अब मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन मिनीमैक्स ये सब समझने के लिए हमें ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल भी मैं फिर कल ही बनाना सिखाता हूँ, चलो इसकी टेंशन नहीं लो। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं बस एक चीज़ अभी बस करा दूँ, परफेक्ट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बस फिर ख़त्म करते हैं। द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है? देखो, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पता होता है क्या होने वाला है। आपको पता ही पता है 100%। सही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं एक दफ़ा इतना गंदा पेपर करके आया था स्कूल में, मुझे पता ही था कि मैं फेल होने वाला हूँ। दिस वाज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मी। सही है। बट एनीवेज, ये तो मजाक था, बट इन इन रियलिटी काफ़ी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जब आपको, वैसे इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ा रेयर है, बिकॉज हमेशा आपको नहीं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होती। हाँ, बट फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज कंपनी के बारे में बात करो, तो आप कह सकते हो कि यार मैनेजमेंट के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज मैनेजमेंट नोस कि हम अंदर का क्या चल रहा है, सो दैट वंस दे रिपोर्ट तो बाहर वाले क्या इफेक्ट उस पे, उस शेयर प्राइस पे कितना इफेक्ट आएगा। सही है। बट स्टिल आई वुड से कि वो बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि 100% एक्यूरेट उनका भी नहीं होता। उनको क्या पता, अब हम रिपोर्ट कर देंगे तो शेयर प्राइस आज लेट्स सो $50 की है, तो शेयर कल को कितने का हो जाएगा, उनको थोड़ी पता। सही है। एनीवेज, तो द forecast of the future outcome is always a correct prediction. If a firm can obtain a 100% accurate prediction, which is perfect information, they will always be able to undertake the most beneficial course of action for that prediction. अगर किसी को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाए कि भाई क्या होने वाला है, एक्यूरेट 100% करेक्ट ट्रू, ऑब्वियसली फिर वो सबसे जो भी अलग अलग हम डिसीजंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ये डिसीजन भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों से कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी को परफेक्टली पता चल गया फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कोई टाइम टाइम ट्रैवलर बन गया फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली वो फिर वही डिसीजन लेगा जो सबसे ज्यादा फायदे में हो। एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन? द फोरकास्ट इज यूजुअली करेक्ट बट कैन बी इनकरेक्ट। Imperfect information is not as valuable as perfect information, obviously. Perfect ज़्यादा valuable है। Expected profit outcome with the information, less expected profit outcome without the information। और अगर कुछ इसके अलावा हमें दिख जाए, वैल्यू ऑफ imperfect information, वैल्यू ऑफ imperfect information में क्या है, वेट, हाँ सही है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इज ओनली रेयरली एक्सेसिबल। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। In fact, information sources such as market research or industry experts are usually subject to error. इनफैक्ट इन चीज़ों में भी गलती हो सकती है। आप जो स्टडीज करते हो, दुनिया में कितनी ऐसी स्टडीज नहीं है जो पहले हुई और बाद में किसी और स्टडी ने उस पुरानी स्टडी को गलत प्रूफ कर दिया। दिस मीन्स ना कि वो वाली परफेक्ट नहीं थी। देयर इज नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो मार्केट रिसर्च ये वगैरह भी गलत हो सकती हैं, बट दे आर रीजनेबली एक्यूरेट। सही है, गलती हो सकती है बट दे आर रीजनेबली एक्यूरेट, दे कैन स्टिल बी रॉन्ग। Therefore, our analysis must extend to deal with imperfect information
The question is as follows: How much would it be worth it? How much would it be worth paying for such imperfect information? आपको आप कितने पैसे you would be willing to pay for the imperfect information? Given that we were aware of how right or wrong it is likely to be, अगर हमें पता है कि इसके गलत होने के और सही होने के चांसेस कितने हैं, हम उतने ही ज़्यादा या कम पैसे देंगे। एग्जाम्पल ले लो दो मार्केट सर्वेयर्स के, ABC न्यूज़ ले लो और XYZ न्यूज़ ले लो। जैसे मुझे दो न्यूज़ एजेंसीज हैं, ये सर्वेस करती हैं। इसने टोटल सर्वेस किए हैं ABC ने आज तक टोटल सर्वेस किए हैं 50 और XYZ ने किए हैं 90। ABC के 50 में से 40 ठीक थे और XYZ के भी 50 में से 40 ठीक थे। तो इसमें से हम ज़्यादा पैसे किसको देंगे भाई? ABC को देंगे ना, बिकॉज ज़्यादा चांसेस उसके ठीक होने के, परसेंटेज टर्म में भी देखा जाए तो। हाँ, इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी होती है, वो हम देख लेंगे कल की क्लास में अगर टाइम इंशाल्लाह बचेगा, वरना उसके बाद जो इसकी किट वाली क्लास होगी उसमें मैं करा दूंगा। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा और फिर एक क्लास की किट की होगी MCQs की। ठीक है, बस यहाँ से फिर हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़? ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज वगैरह है, इसका कोई मतलब रियल वर्ल्ड में कोई फायदा होता है? यार मुझे ऐसे प्रैक्टिकल तो नहीं पता, मतलब मेरे सामने कभी जैसे जॉब लाइफ में भी ये चीज़ नहीं आई, बट हो सकता है हो, क्योंकि जैसे जो इन्वेस्टिंग वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए और ये सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसमें हो सकता है वो लोग इस टाइप के मॉडल्स यूज़ करते हो सकता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस। और कुछ? कि इसकी हर चीज में इतना क्रिटिसिज्म है तो उसकी ऐसे हाँ समझ नहीं आता पॉइंट, ये इसको पढ़ के फायदा क्या है? यार, ये है बात सही है, मतलब इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ACCA सिर्फ कह लो 5 to 10% कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट करेगा आपकी जॉब के अंदर। आपको सिर्फ लॉजिक समझ आई हुई होगी जॉब में कि काम के पीछे लॉजिक क्या है। आप जॉब में भी इनफैक्ट रियल वर्ल्ड में जो कर रहे होगे ना, उसका दूर दूर तक कहीं उस चीज़ से कनेक्शन नहीं होगा जो आप पढ़ के आए हो। सही। आपको लॉजिक पता होगी कि ठीक है, हम अगर ये काम कर रहे हैं तो इसके पीछे अकाउंटिंग की लॉजिक क्या है, बट काम जैसे हो रहा होगा वो आप पहली दफ़ा वहीं जाके सीखोगे। यहाँ पे जो भी सीख रहे हो वो सब, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, अलग तरीके से सब काम होते हैं। बट बैकग्राउंड में हो यही रहा होगा, ये आपको आइडिया होगा कि भाई ये काम हो रहा है। सही। और कोई सवाल? और तो कोई सवाल नहीं। ठीक है, फिर आज क्लास एंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग मैंने बंद नहीं की अभी तक। ठीक है।